नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम में अभी तक के प्रश्न पत्रों में जीके और जीएस के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिन लोगों की परीक्षा हो चुकी है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जिन लोगों की परीक्षा अभी नहीं हुई है वो लोग और भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लोगों के लिए आपके परीक्षा पैटर्न के आधार पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास इस आशा और विश्वास के साथ कि ये आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। आइए इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा का नाम है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है 38वीं समांतर रेखा। क्या है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सिगफ्रायड रेखा, सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य एक और सीमा रेखा है जिसका नाम है मैगीनॉट रेखा। क्या है? मैगीनॉट सीमा रेखा। यह भी जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा है। ऑर्डरनीस सीमा रेखा, ऑर्डरनीस सीमा रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। हिंडनबर्ग सीमा रेखा, हिंडनबर्ग सीमा रेखा भी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किसके मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य यह भी सीमा रेखा है। तो याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य दो हैं, ऑर्डरनीस सीमा रेखा और हिंडनबर्ग, और जर्मनी और फ्रांस के मध्य में भी दो हैं, सिगफ्रायड रेखा और मैगीनॉट रेखा। जीएसटी नंबर में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यह 15 अंकों का होता है। इसमें कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। और इसके जो पहले 2 अंक हैं, पहले 2 अंक ये राज्य का कोड दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? राज्य का कोड दर्शाते हैं, पहले 2 अंक। ठीक है। और अगले जो 10 नंबर हैं, अगले 10 अंक ये जो उपभोक्ता होता है, जिसकी फर्म होती है, उसका पैन नंबर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? पैन नंबर दर्शाते हैं। और 13वां अंक राज्य के अंदर जो उपभोक्ता होता है, जिसकी फर्म होती है, उस राज्य के अंदर उसका पंजीकरण दर्शाता है। राज्य के अंदर पंजीकरण, राज्य के अंदर पंजीकरण, राज्य के अंदर पंजीकरण। 14वां अंक जो होता है, 14वां अंक डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है और ये जेड होता है। क्या होता है? 14वां अंक डिफॉल्ट होता है, ये जेड होता है। सब जीएसटी नंबरों में ये होता है। और 15वां अंक जो होता है, 15वां अंक ये चेक कोड को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? चेक कोड को दर्शाता है। तो ये जीएसटी के 15 अंक, इन्हें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी 850 ईस्वी में। 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरैयूर थी। कौन सी थी? उरैयूर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इनकी राजधानी तंजावुर बनी। तंजावुर, जिसे तंजौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंजौर कहा जाता है। इसके बाद में इनकी राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बनी। गंगई कोंड चोलपुरम। और ये राजधानी बनाई थी गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र चोल ने। किसने बनाई थी? राजेंद्र चोल ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इस तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। इसका एक नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। अगला प्रश्न देखिए, एनजीटी का पूर्ण स्वरूप है, यहां का और होगा भैया। एनजीटी का पूर्ण स्वरूप है, एनजीटी की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में इसे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायाधिकरण कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 में इसको स्थापित किया गया था। और पर्यावरण से संबंधित जो वाद होते हैं, वाद का मतलब होता है मुकदमे, वाद का मतलब होता है मुकदमे, यानी पर्यावरण से संबंधित जो वाद होते हैं उनका निपटारा इसी न्यायाधिकरण में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। वारसा किसकी राजधानी है? वारसा पोलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, यहां ये पूरा होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये इस मंत्रालय का पूरा नाम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसी दिन यानी 31 मई को तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। सोर्स कोड ऑफ माई बिगिनिंग के लेखक हैं। सोर्स कोड ऑफ माई बिगिनिंग के लेखक बिल गेट्स हैं। किसकी रचना है ये? बिल गेट्स की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में यूट्यूब को स्थापित किया गया था। और इसका जो हेड ऑफिस है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहां है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो नील मोहन हैं। कौन है? नील मोहन है। नील मोहन। और इनका संबंध लखनऊ से है। कहां से है? लखनऊ से है। लखनऊ से। अगला प्रश्न देखिए।
2000 का नोट बंद होने के समय आरबीआई के गवर्नर थे, यानी जब 2000 का नोट बंद किया गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 2000 का नोट कब बंद किया गया था? 19 मई 2023 को 19 मई 2023 को यह घोषणा की गई थी कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है और एक समय सीमा दी गई थी कि इतनी समय सीमा के अंदर 2000 का नोट बैंक में जमा करा दिया जाए। और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस वायसराय ने स्थानीय स्वशासन, या भारत में होगा, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के ही काल में 1881 में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। नियमित जनगणना याद रखिएगा, पूछा जाता है। नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ कराई थी लॉर्ड रिपन ने ही। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था। कौन सा बिल था? इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। प्रेस एक्ट क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। पत्रकारिता से संबंधित एक्ट था, विशेष तौर पर जो भारतीय पत्रकारिता थी उसके लिए यह अवरोध था। इसे लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसे किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसने इसे प्रारंभ किया था, किसे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों की उम्र जानने की विधि है, यानी पेड़ पौधों की उम्र कैसे पता लगाई जाती है? पेड़ पौधों की यानी वृक्षों की उम्र पता लगाने के लिए उसके वलयों को गिना जाता है। वलयों को गिना जाता है। आप किसी पेड़ को कटा हुआ देखिए तो आप उसको देखेंगे, उसमें आपको घेरे दिखाई देंगे और उन घेरों के आधार पर ही वृक्षों की उम्र पता लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है? निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। क्या है ये? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस मंत्रालय का पूरा नाम है और इसने ये शुभारंभ किया है, ये प्रारंभ किया है 2017 में। कब किया है? 2017 में निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया है। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था निर्यात में वृद्धि हो। क्या हो? निर्यात में वृद्धि के लिए, निर्यात में वृद्धि हो, इसलिए क्या किया? राज्य सरकारों को सहयोग दिया गया। राज्य सरकारों को सहयोग दिया गया, उनकी सहायता की गई ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न देखिए, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? रेबीज वैक्सीन की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। वाटसन ने क्या किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना निर्धारित की थी। डीएनए की संरचना निर्धारित की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन। वेटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। किसकी की थी? इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एंड वेस्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, कोरिंगा गरान वन कहां है? कोरिंगा गरान वन कहां पाए जाते हैं? गरान वन से तात्पर्य होता है मैंग्रोव वन। गरान वन किसका नाम होता है? मैंग्रोव वनों को ही गरान वन कहा जाता है। और जो कोरिंगा मैंग्रोव वन है ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं।
कहां पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, मैंग्रोव वन होते हैं, ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं। कहां उगते हैं? दलदली क्षेत्र में ये उगते हैं। जहां सागर और नदियों का मिलन होता है वहां इनकी उत्पत्ति ज्यादा होती है। और भारत में जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां है? पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं नईमा खातून। किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को। अगला प्रश्न देखिए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, पीढ़ी से तात्पर्य है जनरेशन। क्या है? जनरेशन। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और जो निर्वात ट्यूब है, इसे निर्वात नलिका भी कहा जाता है। निर्वात नलिका, इसका प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ है। किसमें हुआ है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, आईसी चिप कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया है? आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे चिप कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। टीसीपी का पूर्ण रूप होगा। टीसीपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है ये? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसकी जो फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसे टीसीपी आईपी कहा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए। परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कानून बनाने का जो अधिकार है उसकी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे और वर्तमान में इसके जो विषय हैं उनकी संख्या 61 है। कितनी है? 61 है। समवर्ती सूची में प्रारंभ में जो विषय थे उनकी संख्या 47 थी और वर्तमान में इस सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। इन संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उस पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है। और परमाणु ऊर्जा संघ सूची का विषय होता है, तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे है? संसद को है। अगला प्रश्न देखिए। ऑनलाइन जासूसी करता है।
ऑनलाइन या इंटरनेट पर जासूसी कौन करता है? जासूसी करता है स्पाईवेयर। कौन करता है? स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर करता है। यह सॉफ्टवेयर क्या करता है? जब यह सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस में प्रविष्ट हो जाता है, फिर अगर आपकी डिवाइस में यह प्रविष्ट हो गया तो आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी गतिविधि करेंगे, आप जो भी सर्च करेंगे, जिस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यह सारी गतिविधि पर नजर रखता है और यह आपको पता नहीं रहता कि आपके डिवाइस में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग, फिश मींस क्या होता है? मछली। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। और यह फिशिंग जो है ऑनलाइन के माध्यम से जालसाजी या धोखाधड़ी होती है। क्या होती है? जालसाजी या धोखाधड़ी होती है। मछली को फंसाया जाता है ना, दाना डाल के मछली को फंसाते हैं ना, वैसे ही ऑनलाइन तरीके से क्या होता है, जो हैकर होते हैं वो फिशिंग के माध्यम से किसी के वेबसाइट को, किसी के पर्सनल डाटा को हैक करने की कोशिश करते हैं, उसे लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन के माध्यम से उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग ऑनलाइन पीछा करना होता है। स्टॉकिंग क्या होता है? ऑनलाइन पीछा करना होता है। इंटरनेट के माध्यम से जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पीछा किया जाता है, क्या किया जाता है? पीछा किया जाता है। पीछा किया जाता है, पीछा किया जाता है, तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है। ठीक है। और स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग फिशिंग का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? फिशिंग का ही प्रकार है। इसमें मोबाइल के माध्यम से एसएमएस भेजकर फंसाने की कोशिश की जाती है। एसएमएस भेजकर फंसाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, अक्सर मोबाइल पर मैसेज आते रहते हैं कि आपकी इतने लाख की लॉटरी निकली है, आप ये करिए, आप वो करिए। तो ये क्या होता है? फंसाने का तरीका होता है। इसे फिशिंग, और इसे जो मोबाइल से फंसाया जाता है, फिशिंग का ही एक प्रकार है, इसे स्मिशिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कब किया गया? संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी और वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितनी है? 6 है। इसमें से जो मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है और कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसे कब निकाला गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। कब? 1978 में। और इसे क्या दर्जा दिया गया? इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। पूछ लेता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यह रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, देवा शरीफ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? देवा शरीफ मेले का आयोजन बाराबंकी में होता है। कहां होता है? बाराबंकी में होता है। और यह बाराबंकी में संत वारिस अली शाह की दरगाह पर, वारिस अली शाह की मजार या दरगाह पर इस मेले का आयोजन होता है। कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहां होता है? कानपुर में होता है। आगरा में कैलाश मेला का आयोजन होता है। कैलाश मेला का आयोजन कहां होता है? आगरा में होता है। और बलरामपुर में देवी पाटन मेला का आयोजन होता है। देवी पाटन मेला कहां आयोजित किया जाता है? बलरामपुर में। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। वहां किस स्तर के संसाधन है, इस पर उसका आर्थिक विकास निर्भर करता है। उस देश में पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है और बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या है। यह किसकी संख्या है? विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधानसभा सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? राज्यसभा की जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, राज्यसभा सदस्य वो कितने हैं? 31 हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं 80। कितनी हैं? 80। कितनी किसकी सीटें हैं? लोकसभा की। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संघीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। और इन शब्दों में समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इसमें एक शब्द और है, अखंडता। क्या है? अखंडता। ये तीनों शब्द जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन्हें शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। कब शामिल किया गया है? 1976 में इन्हें संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। और अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? जौनपुर की अटाला मस्जिद सरकी शासन की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का उदाहरण है और इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर की स्थापना या जौनपुर को जो बसाया था, जौनपुर को बसाया था तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने इसे अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां था, उसी की स्मृति में इसे बसाया था। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, जौनपुर में जो स्वतंत्र राज्य बना उसकी स्थापना 1394 में की गई थी। और यह स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है पुस्तक का? सत्यार्थ प्रकाश। इसे आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की। गुरु नानक जी सिखों के 10 गुरुओं में प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक जी। और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्ष थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो पहली जो भारतीय महिला थी ये सरोजिनी नायडू थी। और ये 1925 में कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी।
कानपुर के अधिवेशन 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हैं और पहली महिला एनी बेसेंट हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल हो, उड़ता हुआ जहाज हो, चलती हुई गाड़ी हो, जो भी गतिशील है तो वो गतिज ऊर्जा रखता है। कैसी ऊर्जा होती है उसमें? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आप लोगों के परीक्षा पैटर्न के आधार पर यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।